The pathetic condition of education system in India, and thirdly, the higher education and involvement and this participation of Dalits in that. All these three areas are very, very serious areas of thinking, deliberating, and then working out a strategy how to improve the situation. I now request Shri Dilip Mandal ji. फ्रेंड्स, मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बहुत पीछे 2000-3000 साल पहले नहीं आकर आपको बिल्कुल अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाता हूँ और जुलाई महीने में एक वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार का था, और ये था ऑन साइंटिफिक डेटिंग ऑफ एंशिएंट इवेंट्स बिफोर 2000 BC। 2000 BC से पहले देश में क्या क्या हुआ था, इसकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उस पूरी कॉन्फ्रेंस का पूरा मतलब ये था कि आर्यंस जो है वो इस देश के नेटिव हैं, इसी देश के हैं, और पिछले 7000 साल का उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के आधार पर ये साबित करने की कोशिश की थी कि आर्यंस जो है वो इस देश के मूल निवासी हैं, देश उनका है, और राम से लेकर सारे लोग दरअसल यहीं के लोग थे, इंद्र भी यहीं के थे। और हिस्ट्री में लोगों ने जो पढ़ा था वो सब गलत था। और इंटरेस्टिंग इसलिए है, पिछले 10 साल के अंदर मुझे लगता है कम से कम 60-70 किताबों के बारे में मैं जानता हूँ जो इस बारे में लिखी गई है कि आर्यंस इस देश के मूल निवासी हैं। दरअसल हमें सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, क्यों ये नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, ये बताने के लिए कि आर्यंस इस देश के मूल निवासी। आखिर ये वही लोग तो हैं जिन्होंने अब आज से करीब 100-150 साल पहले ये बताया था आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी कोई मूल निवासी किसी एक आदमी की लिखी हुई नहीं है। तिलक से लेकर राममोहन राय ने ये कहा था कि आर्यंस जो है वो यूरोपियंस हैं, और इंग्लैंड से आए हुए जो हमारे लोग हैं वो हमारे भाई हैं, और उन लोगों के साथ उनको स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये जो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री की पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं, एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये दरअसल वहाँ उस समय जो शूट कर रहा था उस समय उन्होंने वो किया, और इस समय जो शूट कर रहा है वो चीज वो लेके आ रहे हैं। तो कुछ लोग इस समय इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं। इस समय जो लोग हिस्ट्री और जो उसके आर्काइवल वैल्यूज और उसके हिसाब से चीजों को जज करना चाहते हैं, वो दरअसल एक दूसरी थ्योरी को हमारे बीच में प्रोपोगेट कर रहे हैं, और उन लोगों को नजर रखनी चाहिए ये हो क्या है। दूसरी चीज, मैं अभी ये जुलाई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी रिपोर्ट इंटरनेट पर अवेलेबल है। आई सर उनकी एक वैदिक साइंस जिसको लोग बोलते हैं, उसके बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं बसंतपुर में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड भी करती है, उन्होंने उस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया था। दूसरी खबर मैं आपको अभी मैं पिछले 1.5 महीने पहले ले जाना चाहता हूँ। मेरठ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक सेमिनार हुआ था, और उसमें मैंने सवाल पूछा था, उसका कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ था, वहाँ के अखबारों को रिपोर्ट भी हुआ था, उस खबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर उस मेरठ यूनिवर्सिटी के सेमिनार में मैंने एक सवाल पूछा था कि आप अपने निजी जीवन में इस हॉल में जितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, और क्या उनमें से कोई भी चीज ऐसी है जिसका पिछले 2000 साल में भारत में आविष्कार हुआ है। जैसे आपके सामने ये मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो आप जरा देख कोशिश कीजिए अपने आसपास देखने की, क्या कोई एक ऐसी चीज है जिसका कोई भारत में इन्वेंशन हुआ है पिछले 2000 साल में। मोबाइल फोन है, माइक है, एसी है, फैन है, प्लास्टिक है, आईपैड होगा, लैपटॉप होगा, ये सारी चीजें जो है, ये कैमरा होगा, पैनासोनिक का जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें कोई बिल्कुल इसकी जो हर टेक्नोलॉजी है, आप इस देश में मेडिकल साइंस का आविष्कार कैसे कर सकते थे? आप
आप इस देश में जहाँ पर डेड बॉडी छूने से जाति चली जाती है, आप कुछ भी तो नहीं छू सकते। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक, जब वो पूरा देश का पहला मेडिकल कॉलेज, 2 साल तक ह्यूमन एनाटॉमी की पढ़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो डेड बॉडी को छू नहीं सकते। ह्यूमन एनाटॉमी पहले साल में पढ़ाई जाती है मेडिकल साइंस में, जो भी यहाँ के वो जानते होंगे। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का जो पहला एमबीबीएस का बैच था, वो पहले 2 साल तक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि वहां पर गेट पर ब्राह्मण आके खड़े हो जाते थे कि हमारे बच्चे डेड बॉडी नहीं छुएंगे। तो ऐसे माहौल में जहां पर आप पुरानी चीजों को रटने को ज्ञान मानते हैं, आप क्वेश्चन करने पर आप उसको दंडित करते हैं, ऐसे माहौल में और बहुत कुछ हो सकता है। ज्ञान नहीं हो सकता है, इन्वेंशंस नहीं हो सकती, नई चीजें नहीं हो सकती। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, पुरानी बात है, तो 1.5 महीने पहले ये सारी बहस हुई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ अब जबकि भारत के एकेडमिक्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पहली बार बहुजन आ रहे हैं। 1860 के आसपास मैकॉले के आने से पहले तो इस देश में पूरी जो शिक्षा थी वो मदरसे और गुरुकुलों में थी, और गुरुकुलों में कौन जाके पढ़ सकते थे, वो हम लोग नहीं, निश्चित रूप से वो हम लोग नहीं। ज्ञान के क्षेत्र में जिनका कब्जा था उन्होंने जो दिया वो हम लोग ने देख लिया है। अब ओनर्स हम पर है, जबकि हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमारी हिस्सेदारी वहां पर इंश्योर हुई है। मैकॉले से दरअसल नफरत इसीलिए करते हैं, मैकॉले के नाम पे गाली है, मैकॉले की औलाद है, मैकॉले की संतान है। क्लाइव के नाम पे कोई गाली नहीं, लॉर्ड क्लाइव के नाम पर, डलहौजी के नाम पर इस देश में कोई गाली नहीं है। मैकाले की औलाद इस देश की गाली है, क्योंकि मैकाले ने शिक्षा के द्वार सबके लिए खोल दिए थे, और आईपीसी उन्होंने इंडियन पीनल कोड लागू कर दिया था, जिसके बाद पहली बार इस देश में 1 दंड और 1 सजा का प्रावधान लागू हुआ था। मैकाले से जो नफरत है वो वहां से ओरिजिनेट हुई है। मैकाले ने ऐसा कुछ, कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे हमें नुकसान हुआ। खैर, तो ये जो बोनस है इस समय हम पर इसलिए भी है क्योंकि देश हमारा है, वो चाहे वैदिक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कुछ भी साबित करने की कोशिश करें, हिस्ट्री को मोड़ने की कोशिश करें, देश हमारा है। इस देश में पहली बार हम, जैसे जेएनयू में इस बार पहली बार 60% के आसपास मेरा अनुमान है, अभी कुमार मुझे करेक्ट करेंगे, SC ST OBC के बच्चों का एडमिशन है। ये सारे लोगों की कोशिशों की वजह से, वहाँ पर UDSF और AISF जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, और इंडियन दलित स्टूडेंट फेडरेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, वहाँ के जो बहुत टीचर्स हैं उनकी वजह से पहली बार जो पूरा नॉलेज का क्षेत्र है वहाँ पर बहुजनों में एंट्री हुई है, तो ओनर्स में ऊपर ज्यादा है। अब हम ये नहीं कर सकते हैं, अब हम कोई आविष्कार नहीं करेंगे, सोशियोलॉजी में कोई नई थ्योरी, कोई साइकोलॉजी में कोई नई चीज, पॉलिटिकल साइंस में कोई नई चीज नहीं देंगे, लिंग्विस्टिक में कोई नई चीज नहीं देंगे। ये 2000 साल के नॉन कॉम्पिटिटिव माहौल में हो चुका है, अब ये नहीं होना चाहिए। नेशन बिल्डिंग की जब मैं बात करता हूँ तो नॉलेज के क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये एजेंडा बहुजनों को अपने ऊपर लेना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, पसमानदा, इन स्टूडेंट को, अब वो और उनके जो माता पिता हैं उनको, कि वो अपने बच्चों को इस बात में प्रेरित करें कि जो पुराना डेफिसिट है, 2000 साल का डेफिसिट है, इसको हम लोगों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि ये शर्मनाक बात है, भारत जैसा देश जो नेचुरल रिसोर्सेज में इतना अमीर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें नंबर का देश, 134वें नंबर का देश हमने तो नहीं बनाया। भारत सरकार के 88 सेक्रेटरीज ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को मिलाकर 4 अफसर है। इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2650 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोफेसर रीडर्स की नहीं, और उसमें से सिर्फ 25 शेड्यूल कास्ट, 11 शेड्यूल ट्राइब और 4 OBC, 1.5%। इस देश में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी तुम लोगों पर है जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर एजुकेशन इस देश में अच्छा नहीं हो रहा है, अगर इकोनॉमिक्स में अच्छा नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी ठीक से नहीं चल रही, जुडिशियल सिस्टम में करप्शन है, 16 चीफ जस्टिस में अगर 8 जस्टिस अभी शांति भूषण ने डाटा दिया कि किसी न किसी करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, 16
आखिर के जो चीफ जस्टिस हैं, ये सारे जगह पर कौन बैठा हुआ है? अगर हम नहीं बैठे हुए हैं तो ये हम पर ये इसका दारोमदार नहीं डाला जा सकता है कि रिजर्वेशन की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। रिजर्वेशन की वजह से और एक आजकल में समझाने की कोशिश हो रही है कि रिजर्वेशन से कुछ खास फायदा नहीं है। अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, लिबरलाइजेशन का फेज है और नए ढंग से मिलियनेयर्स तैयार हो रहे हैं। अगर रिजर्वेशन से कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो रिजर्वेशन के खिलाफ आग जलाकर अपने ऊपर लोग नहीं मरते। रिजर्वेशन से कुछ तो हो रहा है। अगर रिजर्वेशन इतनी बेकार चीज है तो रिजर्वेशन जब लागू होता है उसको थोड़ा सा क्वांटम बढ़ाने की कोशिश होती है तो लोग अपने देह पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर मर नहीं जाते। कुछ तो है उसमें, कोई तो अच्छी चीज है जो हमारे लिए है और कोई तो चीज है जो किसी और के लिए बुरी चीज है। तो ये मैं सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहा हूँ इस खास समय में, बहुत इंटरेस्टिंग समय है। इस समय आर्यन्स को मूल्यवासी बताने की कोशिश हो रही है। जिस समय यूनिवर्सिटीज में SC, ST, OBC 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हो रही है, जिस समय नॉलेज गेन सेंटर्स में बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि पूरी फैकल्टी अपर कास्ट है और 60 to 70% कहीं स्टूडेंट बहुजन समुदाय से हैं। मैं बहुजन शब्द पर इसलिए भी जोर देता हूँ कि जब आप दलित की बात करते हैं तब आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं और कांसीराम साहब का हम लोगों को आभारी होना चाहिए। उन्होंने इस देश में दलित को बहुजन बना दिया। कैसे राज किया जाता है इसका फॉर्मूला दिया है। तो हम लोग अगर फुले साहब से भी अपनी ट्रेडिशन लेते हैं तो वो शूद्रादि अतिशूद्र कहते हैं। शूद्र और अतिशूद्र जब मिलता है तब वो बहुजन बनता है, तब मूल्यवासी बनता है, तब वो राज करने की स्थिति में आता है। तो थोड़ा सा उसको लगता है कि आपसी कॉन्ट्रडिक्शंस है ओबीसी और एससी के अंदर में और एसटी के अंदर में। ऐसा नहीं होगा कि सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, लेकिन ब्रॉड यूनिटी बन सकती है। जैसे कि रिजर्वेशन लागू करना, इस पर एक बड़ी यूनिटी बन सकती है। प्रमोशन में रिजर्वेशन, इस पर एक बड़ी यूनिटी बन सकती है। एससी एसटी ओबीसी को कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लाई में रिजर्वेशन या डाइवर्सिटी, इस पर एक बड़ी यूनिटी बन सकती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर लोग कहीं ना कहीं एक जगह पर खड़े होते हैं। जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होता है तो रामदास पासवान का घर चलाया जाता है। ये यूनिटी का पॉइंट है हमारे लिए। तो लगता है कि ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि हम लोग एक हो सकते हैं, अपने मुद्दों पर हम लोग लड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी रियल है। गांव में ओबीसी का आदमी जाकर अगर दलित को मारता है तो वो लड़ाई है, वहां पर है। लेकिन ये सारे लोग मिलकर इस देश में रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई लड़े तो वो एक कॉमन एजेंडा भी है। कॉमन एजेंडा जो फुले साहब की हमारी ट्रेडिशन है, जो कि आपने जो हमें दिया है शूद्रादि अतिशूद्र के एक ब्रैकेट में हम लोगों को डाला है, वो हमारी ट्रेडिशन जो है वो हमें राजा बनाती है। दलित बनते ही हम अल्पसंख्यक बनते हैं, कमजोर बनते हैं, या ओबीसी बनते ही हमारी यूनिटी एक तरह से टूटती है। एक मैं आखिर में 3-4 मिनट और लेता हूँ और इस समय की जो कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर बात होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सवालों को अब कॉन्टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि पुराने मिथ और साहित्य वगैरह की बहुत सारी मीमांसाएं बेरिया साहब ने कर दी, रिडल्स हिंदुइज्म लिख दिया गया है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हमको पीछे से हमें ज्यादा कुछ अब नहीं मिलने वाला है। बहुत स्कॉलरली तरीके से अम्बेडकर साहब ने, फुले जी ने, बेरिया जी ने वो कर दिया है। अभी के बहुत जो हमारे तुरंत के सवाल हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए और वो करना होगा, क्योंकि वो एकदम सर पर आए हुए सवाल हैं। एक जैसे रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट के अंदर में क्रीमी का सवाल हमारे सर पर है, क्योंकि PIL जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। एक सवाल शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ कम्युनिटीज को एक्सक्लूड करने का जो सवाल है वो हमारे बिल्कुल सर पर है। क्रीमी लेयर वाले सवाल को ओबीसी के इस केस में हमने देखा कि वो किस तरह से उसने नुकसान किया। और आज की तारीख में DOPT का जो लेटेस्ट डाटा उसके हिसाब से ओबीसी की टोटल जो ग्रुप ए की पोस्ट है वो सिर्फ 6.5% ली गई है। ये अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर आता है तो आप चीजों को उसी दिशा में जाते हुए देख सकते हैं। दूसरा ये भी है कि कम्युनिटीज का जो आगे बढ़ा हुआ तबका है वही इन सवालों पर एग्रेसिवली लड़ सकता है। जैसे ओबीसी रिजर्वेशन को बचाने की जो लड़ाई है आज की तारीख में, उसको चलाने का जिम्मा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कंधे पे आ गया है। इस वजह से ओबीसी के कोटा ज्यादा जगहों पर पूरा नहीं होता है। सवर्णों का जो हिस्सा है वो बचाने की लड़ाई सवर्णों का लीड लड़ता है और
रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई ओबीसी का नॉन एलिट और वहां का सबऑर्डिनेट लड़ता है। इस वजह से अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर में ये हुआ तो इसकी कॉन्सिक्वेंस को हम लोग को समझना पड़ेगा और कैसे इसका मुकाबला हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और शेड्यूल कास्ट के अंदर में कुछ कम्युनिटीज को बाहर निकाल दिया जाता है तो इसका जो नुकसान है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर सीटें खाली रखने का जो षड्यंत्र है ये उसी दिशा में जाता है। दूसरा एक बड़ा सवाल इस समय कास्ट सेंसस का है, जो हम लोग के हाथ से लगभग 2011 का निकल गया है, फिर भी अगर हम लोग इसको साबित कर सकते हैं तो इसकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस से इस देश का जो अपर कास्ट एलीट है वो इतना डरता है, मुझे लगता है हमारे लिए कुछ फायदे की बात है वहां पर, क्योंकि कास्ट सेंसस से और बहुत सारी चीजों के अलावा एक चीज और भी होगा, जो इस देश का ब्राह्मण एक सवर्ण ग्रुप के अंदर में खुद को छिपा लेता है, वो भी शायद इसके बाद वो खुलकर सामने आएगा और सवर्ण के अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस भी सामने आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक सोशियोलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या प्लानिंग कमीशन की बड़ी बड़ी स्टडीज हो, वो स्टडीज सारी की सारी दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी को स्टडी करते हैं और हमारे बीच के क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसको वो अपने यूटिलाइज करते हैं। हमें जैसे इसमें बिल्कुल नहीं मालूम कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनके अंदर रिसोर्सेज का किस तरह से बंटवारा हुआ है, हमें नहीं मालूम कि ब्राह्मणों ने किस समय जिस तक वो मेघालय को गाली देते हुए अपने बच्चों को उन्होंने इंग्लिश स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। हम लोग इस बात की स्टडी हमारे पास नहीं है कि ब्राह्मणों ने किस समय अपने बच्चों को बड़ी संख्या में विदेशों में भेजना शुरू कर दिया, कब उन्होंने आईटी को पकड़ लिया, ये सारी स्टडीज हमारे पास नहीं। लेकिन दलितों में जाटव और खटिक कैसे लड़ता है इसकी स्टडी है, कैसे जाटव के अंदर में एक अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास मर्ज कर गया और उसको रिजर्वेशन की क्यों जरूरत नहीं है इसकी स्टडी हमारे पास है। दलित और ओबीसी कहाँ लड़ता है इसकी स्टडीज हमारे पास है। लैंड राइट्स को लेकर दोनों के बीच के क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसकी स्टडी हमारे पास है। हमारे बीच के जितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जितने खामियां हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे क्या पैटर्न है बिहेवियर के, इनकी स्टडीज हैं। लेकिन सवर्णों के अंदर में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या इश्यूज हैं, वो कैसे अपने सारे चीजों को बिहेव करता है इसकी स्टडी नहीं है। तो ये दलित स्टडी जो है उनको लगता है बंद करनी चाहिए, अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हम कितना उनको बताएंगे, ये एंडलेस तरीके से चल रहा है। ये स्टडीज अब जो मार्टिन निकोलस ने अमेरिका में 1968 में शुरू की थी, अमेरिकन सोशियोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कि जो एलिट स्टडीज अब होनी चाहिए, इस देश के एलिट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस को किस तरह से फायदा करता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के नाम पर हमेशा लेबर साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, मैं मालिकों की साइकोलॉजी बताऊं वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे लोगों का बोनस काटता है, क्या तरीके अपनाता है, कैसे हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस का फायदा उठाता है। तो ये एक सवाल है जो उनको देखना चाहिए। और आखिरी सवाल जो हमारे सिर पर बिल्कुल आया हुआ है, ये जन लोकपाल वाला, मुझे लगता है कि आप लोग इस पर काफी डिबेट कर चुके हैं और संयोग की बात है कि आप लोगों ने हमें यहाँ बैठा दिया। मुझे मालूम है कि ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो इन सारे विषयों पर हमसे ज्यादा बराबर कम से कम जानते ही हैं और मौके की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो जन लोकपाल को लेकर बिल्कुल सतर्क रखने की जरूरत है और उसमें रिजर्वेशन मांगने से ज्यादा मुझे लगता है कि इस बात पर विचार करना चाहिए कि जन लोकपाल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस देश में संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करेगा और इस देश का अपर कास्ट और अपर क्लास राजनीति से नफरत करेगी तो समझ में आता है। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस देश में राजनीति ही वो संस्था है जहां पर ये देश सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ दिखता है। पार्लियामेंट से ज्यादा ओबीसी शेड्यूल कास्ट इस देश में और किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं नजर आता है, न मीडिया, न जुडिशरी। तो लोग राजनीति को बहुत नफरत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो कुछ मिला है राजनीति से तो मिला है, ये अनटचेबिलिटी खत्म हुई है तो राजनीति की वजह से, रिजर्वेशन आया है राजनीति की वजह से। वो बोलते हैं ना पॉलिटिक्स की वजह से चुनाव करीब है तो जनता को ये लोग कुछ दे रहे हैं ना पॉपुलिस्ट कदम उठा रहे हैं, ये सारे पॉपुलिस्ट कदम हमारे फायदे के तो चुनाव जो है वो हम लोगों के लिए अच्छी चीज है, पवित्र चीज है। और ये जन लोकपाल जो है वो इस पूरे सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन को बैठा रहा है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इस तरह से भी डाटा कलेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी में इन कम्युनिटीज के, बहुजन कम्युनिटीज के बहुत कम लोग हैं, लेकिन करप्शन के मैक्सिमम
मैक्सिमम केसेस जो सीबीसी में चल रहे हैं वो इन्हीं अवसरों पर चल रहे हैं। लोकपाल बनों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है, विस्तार से बात की जा सकती है, मैं नहीं कर